मैं आर के त्यागी, गाजियाबाद। आज की आपकी अपनी देश हित और राष्ट्र की बात में हम बात करेंगे ब्रिक्स एक्सपेंशन और चंद्रयान 3 की। ब्रिक्स एक्सपेंशन को चीन और रूस बहुत दिनों से एक्सपेंड करना चाह रहे थे। भारत इस प्रपोजल पर अपने ऑब्जेक्शंस रख रहा था। भारत देखा जाए तो नहीं चाहता था कि इस ब्रिक्स का एक्सपेंशन हो, क्योंकि भारत की इस ब्रिक्स एक्सपेंशन में अच्छी चलती बनती है। वास्तव में ब्रिक्स एक्सपेंशन, ब्रिक्स संगठन 5 तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के एक संगठन है, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। और ये भारत भी इसमें बाद में सम्मिलित हुआ था, और साउथ अफ्रीका भी ये 2005 और उसके बाद की बात। अच्छा, इस वक्त ये इतना प्रभावशाली संगठन हो चुका है, ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल पर, कि 40 देश कतार में खड़े हैं इसकी सदस्य ग्रहण करने के लिए। सदस्यता लेना चाहते हैं 40 देश और भी। और ब्रिक्स अपनी कॉमन करेंसी जैसे यूरो है यूरोपियन यूनियन की, इस प्रकार भी कोई करेंसी लेके आ सकता है। ऐसी चर्चाएं रहती है और ऐसी बातचीत संगठन के अंदर भी चलती रही है। इससे क्या होगा, डॉलर को टक्कर मिलेगी और डॉलर थोड़ा नीचे आएगा, उसकी शक्ति कम होगी और ब्रिक्स की जो है टक्कर देने वाली करेंसी मिलेगी, क्योंकि 14-15% इसका अर्थव्यवस्था को, ग्लोबल इकोनॉमी को 14-15% के करीब कंट्रीब्यूट करता है और 31% के करीब इसमें पॉपुलेशन है वर्ल्ड की। अच्छा, चाइना अमेरिका के विरुद्ध इसको एक टूल के रूप में भी इस्तेमाल करना चाहता है। चाइना का ये है कि इसको टूल के रूप में इस्तेमाल करे अमेरिका के अगेंस्ट, क्योंकि चाइना और अमेरिका का आपस में 36 का आंकड़ा है इस वक्त। वो बात दूसरी है कि चीन को इस लेवल पे पहुँचाने पे अमेरिका का ही हाथ है। ना अमेरिका उसको इतना रूस के अगेंस्ट प्रमोट करता और ना चीन यहाँ तक पहुँचता। लेकिन जो भी है, अच्छा, चीन क्या चाह रहा था, 1 दर्जन देशों को इसमें सम्मिलित कराना चाह रहा था, है ना। लेकिन भारत के इसमें ऑब्जेक्शंस थे, और तो भारत और दूसरे देशों ने सिर्फ 6 देशों को अलाउ करा है, और जो नेक्स्ट ईयर से 2024 के प्रारंभ से 6 देश इससे सम्मिलित होंगे और अभी 11 देशों का ब्रिक्स प्लस बन जाएगा, 11 देशों का संगठन। अच्छा, भारत इसका एक्सपेंशन मूल रूप से नहीं चाह रहा था, क्योंकि भारत की तो अच्छी चल बन रही थी इसमें। चीन इसको शुरू से चाह रहा था और रशिया भी कि एक्सपेंशन हो, क्योंकि रशिया भी अमेरिका के अगेंस्ट है, दोनों का है। तो चीन अपने पिट्ठू देशों को और जिसके कर्ज जाल में वो फंसे हुए देश हैं इनके, चीन के, उन्हें सम्मिलित कराना चाहता था, और वो लगभग 1 दर्जन थे। पर भारत ने 6 देशों को ही अलाउ करा, दूसरे देशों ने भी। और इसके पीछे ज़्यादा देशों को क्यों कराना चाहता था कि भारत को कॉर्नर किया जा सके और भारत की कम चले इसमें, या ना चले, चीन का दबदबा रहे, चीन की चले। इसीलिए भारत ने 6 ही देशों को इसमें अलाउ करा है। मतलब वो सहमत हुआ है। 2 राष्ट्र यूएई और मिस्र तो ऐसे हैं जो भारत के पक्ष के माने जाते हैं, और भारत के मित्र भी देश हैं, यूएई भी और ये मिस्र भी। हमारे पीएम मोदी कई बार इनकी, अभी मिस्र की तो अभी करके आए थे, और यूएई की कई बार यात्रा भी कर चुके हैं। अच्छे संबंध। 4 राष्ट्र इसमें चीन के पक्षकार हैं, चीन के पक्ष के समझे जाते हैं। सऊदी अरब एकदम चीन के खेमे में है आजकल, अमेरिका के अगेंस्ट होकर के चीन की उसमें पूरा चीनी खेमे का वो है। हालांकि भारत से ठीक रिलेशन रहे, पर फिर भी चीन के खेमे में हो, और चीन जैसे चाहेगा उस हिसाब से वो करता है। ईरान भी चीनी खेमे से पर पार्ट लिए, कभी नहीं भी होता। और
भारत से भी ठीक ठाक व्यवहार है, पर ईरान भी उसी के खेमे का माना जाता है। इथियोपिया एक छोटी अर्थव्यवस्था का लैंड लॉक कंट्री है, और हमें नहीं पता कि क्यों उसको जो है इसमें लिया गया है, वो चीन के कर्ज जाल में, और कोई ऐसी उसमें जो है स्ट्रेटेजिक पोजीशन भी नहीं है उसकी, और कोई इम्पोर्टेंस ऐसी बहुत ज़्यादा इथियोपिया की नहीं है, थोड़ा इस तरह का ही देश है। चीन के पक्षकार है और उसके कर्ज जाल में है, कोई उसमें ऐसी क्वालिफिकेशन नहीं है, क्योंकि ये तो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का, बड़ी उभरती हुई व्यवस्थाओं का ये है संगठन है। पर लेकिन उन्होंने सम्मिलित करा, पता नहीं क्या हिसाब से करार, क्यों भारत ने इसमें सहमति जाहिर करी। अर्जेंटीना चीन का पक्षकार है, किंतु भारत के साथ भी ठीक ठाक रिलेशन है, और चीन और भारत के बीच में एक पुल, एक सेतु बना कर रखता है और न्यूट्रल रहता है, तो इसलिए और आगे चल के हो सकता है भारत के पक्ष में भी ये रहे। तो ये चीज़ें हैं, आप कह नहीं सकते इन बातों को, लेकिन फिर भी अर्जेंटीना पे कोई इतनी आपत्ति नहीं है। किंतु मित्रों, यदि चीन का प्रभाव ब्रिक्स में बढ़ता रहा तो फिर आने वाले टाइम में पाकिस्तान, टर्की जैसे देशों को भी ये सम्मिलित करा सकता है। तो ये तो अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत दिक्कत का सबब होगा, और मतलब जो है एक्सेप्टेबल क्या, भारत के लिए बड़ा एक दिक्कत का काम हो जाएगा, क्योंकि फिर भारत की वहाँ पे इतनी नहीं चल पाएगी, क्योंकि टर्की और पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल चीनी उसमें जाएंगे और चीन का ही वो करेंगे समर्थन, हर उसकी गलत सही बात। तो पाकिस्तान का तो आपको पता ही है, और टर्की का भी ऐसा ही, और भी कुछ देश हैं ऐसे, लेकिन चीन जरूर चाहेगा कि वो भी देश उसके पाले में आ जाए और इस क्या नाम है, इस संगठन में शामिल हो जाए। अब अगर ऐसा होगा तो फिर जैसे एससीओ में है, ब्रिक्स का संगठन का जो है, ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का भी एससीओ जैसा संघाई सहयोग संगठन के जैसा हाल होगा, उसी की राह पर चला जाएगा। उसका इतना बड़ा संगठन और बढ़िया है, लेकिन वो बात उसमें अब नहीं है। तो देखो क्या होता है। अच्छा, अब हम बात करना चाहेंगे चंद्रयान, आपकी अपनी देश हित और राष्ट्र हित की बात में चंद्रयान के मुद्दे पर बात। 23/8/2023 को भारत ने चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कराई, और प्रज्ञान रोबोट 6 पहियों के साथ विक्रम लैंडर के चारों ओर 500 मीटर के क्षेत्र में चहलकदमी करते हुए अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों के फुटप्रिंट्स चंद्रमा पर दक्षिणी ध्रुव पर छोड़ रहा है, अंकित कर रहा है, लगातार फोटोज और डाटा संकलित कर रहा है, और धरती के 14 दिन अर्थात 1 मून डे तक वो वहाँ रहेगा और डाटा कलेक्ट करेगा, विश्लेषण करेगा अनेकों, और आवश्यक मिट्टी, मिनरल्स, रेत और चंद्रमा के कण लेकर के भारत आएगा, और यहाँ पर इस पर अनेकों अनुसंधान और जानकारियाँ प्राप्त की जाएंगी, और ये भारत के लिए भी और दुनिया के लिए भी अच्छा है, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा। और पाकिस्तान ने इसे कहा साउथ ईस्ट एशिया का अभियान है, पहले विरोध करता रहा है। यहाँ पर अनेकों अनुसंधान और जानकारियाँ प्राप्त होंगी, और चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत चौथा देश हो गया है, परंतु दक्षिण ध्रुव के पास पहुँचने वाला, लैंडिंग करने वाला भारत प्रथम देश है, अर्थात दुनिया का इकलौता देश, नंबर 1 है। ये एकमात्र एक उपलब्धि से भारत को नंबर 1 बना रहा है। दक्षिणी ध्रुव पर टेम्परेचर -230 तक भी चला जाता है, इसलिए दक्षिणी ध्रुव से कुछ दूरी पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई है, एकदम दक्षिणी ध्रुव पर नहीं कराई है। अच्छा, बीबीसी में भारत पर, बीबीसी ने के एंकर्स ने भारत पर एक तंज कसा। यद्यपि अनेकों देशों ने, विदेशी मीडिया ने
भारत की खूब प्रशंसा की और भारत की स्पेस एजेंसी इसरो और भारत के वैज्ञानिकों को बधाई दी है, भूरी भूरी प्रशंसा करी है और बहुत तारीफ के पुल बांधे लगभग अधिकतर देशों ने और उनकी मीडिया ने और उनके राजनेताओं ने और दूसरे जो भी लोग उन्होंने। नासा, यूएसए की जो नासा है उसने कहा है, यूएसए की स्पेस एजेंसी ने भारत के साथ इसरो के साथ मिलकर स्पेस में हम काम करेंगे, जबकि पूर्व में नासा ऐसा नहीं करना चाहता था, परंतु अब उसने अपनी स्ट्रेटेजी बदली है, सोच बदली है। अच्छा, परंतु बीबीसी जो ब्रिटेन का मीडिया है, ब्रिटेन का प्लेटफॉर्म, उस पर एक शख्स ने तंज कसाया कि भारत में 70 करोड़ लोगों के पास टॉयलेट नहीं है और वह एक गरीब देश है, उसे स्पेस पर चंद्रमा पर जाने की क्या आवश्यकता पड़ी। पहली बात तो है कि 70 करोड़ का डाटा टॉयलेट ना, ये बहुत पुराना है। उसके बाद गंगा और यमुना में बहुत पानी बह चुका है, ब्रह्मपुत्र में भी बहुत पानी बह चुका है, बदल गई है परिस्थिति, ये डाट गलत है अपना। दूसरी क्या है कि पूर्व में भी जब 2019 में हमारा चंद्रयान 2 कार्यक्रम पार्टली फेल हुआ था, पूरी तरह से फेल नहीं हुआ, उसका ऑर्बिटर अभी भी वहाँ काम कर रहा है और उसी ने साइट निकाल के दी थी कि इस साइट पे हम लैंड करें, सॉफ्ट लैंडिंग कराएं, वो उसमें काम कर रहा है और हमारे पास इंफॉर्मेशन वहाँ से आ रही है ऑर्बिटर से, पुराने वाले चंद्रयान 2 के। तो पाकिस्तान ने उस पर तंज कसा था और ब्रिटेन ने भी कुछ तंज कसा था। साथियों, 1765 जब भारत को इन्होंने कैप्चर कर लिया था अंग्रेजों ने गलत तरीके से, 1765 से 1938 तक आप गूगल करें, गूगल का डाटा है और ये अधिकृत डाटा है, अंग्रेजों ने हमारे देश से $45 ट्रिलियन लूट कर ले गए। और कुल मिला के अगर 1757 से लेकर के 1947 माने तो $47 ट्रिलियन लूट करके ले गए। भारत को गरीब इन्होंने ही बनाया है। अंग्रेजों के आने से पूर्व 1750 में तो हमारे देश की इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमी का 22 से 24% थी, हुआ करती थी 1750 से। वो मुगलों का पीरियड था जिसे हम एक खराब पीरियड कहते हैं। मुगलों के बाद मराठे आ गए थे, 150-200 साल मराठों ने भी भारत पे शासन कराया, तो मिला जुला युग था वो, उसमें 22 से 24% इकोनॉमी, जबकि आजकल 1947 में 4% रह गई थी, जो धीरे धीरे अंग्रेजों के शासनकाल में 18% हो गई, फिर 16, फिर 12 और फिर 1947 में 4% पर आ गई भारत की इकोनॉमी ग्लोबल कंट्रीब्यूशन। और जब अंग्रेजों ने 1947 में भारत छोड़ कर गए तो 4% पर छोड़ कर गए। 1750 में हमारी और चाइना की इकोनॉमी मिला करके टोटल ग्लोबल इकोनॉमी का 50% हुआ करती थी, चीन और भारत की इकोनॉमी। अंग्रेज हमारे देश से सब कुछ लूट ले गए, हमारे वेद पुराण वैज्ञानिक पुस्तकें उन्होंने बताया, सेफर्ड सॉन्ग, मैक्स मुलर और दूसरे लोगों ने। हमें तो मून और बृहस्पतिवार, सूर्य आदि नवग्रहों का ज्ञान वैदिक काल से है। हमारे पंचांग में सभी ग्रह चाल पूर्व में ही दर्शा दी जाती हैं। अंग्रेज़ों को इकोनॉमी, अच्छा अभी हमारे अंग्रेज़ों की इकोनॉमी को पछाड़ के हम जो है 5वें नंबर पे आई है हमारी इकोनॉमी, उसका भी उन्हें दर्द है, पीड़ा है, 5वें नंबर पे आने की पीड़ा है। और आज भी उनके अंतर्मन में हमें गुलाम मानने की मानसिक अवस्था के कारण वे लोग इस प्रकार की टिप्पणियाँ बीबीसी पर करते हैं या उनके मन में ऐसी बातें हैं। जब अंग्रेज भारत आए तो हमारे वैभव, भारत के वैभव को देख करके दंग रह गए। यहाँ का विजयनगर साम्राज्य और भारत का संपूर्ण भारत का क्षेत्र जो है उनका वैभव उन्हें हजम भी नहीं हो रहा था। देख करके भोचंग के यहाँ व्यापार करने के लिए आए थे। व्यापार करने कहाँ जाता है? वही जाता है जहाँ पर अच्छी संभावनाएं हो। लेकिन किंतु यहाँ चाटुकारिता और चालाक लोमड़ी की तरह भारतीयों को ही लड़ाकर हमारे सैनिकों को हायर करके हमें गुलाम बनाया, कॉलोनी बनाया, चालाक लोमड़ी की तरह से। भारतीय लोग बहुत सीधे थे उस समय, वो इस तरह की चालाकी और इसमें नहीं संलग्न थे। वो बहादुर की कायल थे, तलवार की लड़ाई हुआ करती थी और ये लेके आए तलवार और भाले की लड़ाई के बीच में बंदूक लेकर के आए और तोपे लेकर के आए।
हमारे पास वो नहीं थे, इसलिए इन्होंने हमें गुलाम बना लिया। थोड़े से लोग थे, इसी अच्छा देश तो हमारा जो है टुकड़ों में बटा हुआ था उसी कारण, इसीलिए नेशनलिज्म ज़रूरी है। इसी कारण देश के विज्ञान और सामरिक शक्ति लगातार बढ़ती रहनी चाहिए, उन्नति होती रहनी चाहिए। और आज हमारी सामरिक शक्ति नंबर 4 पर है, वह उसे भी नंबर 3 और नंबर 2 पर लाना होगा। इकोनॉमी भी नंबर 3 पर, और 2026-27 में तो वो नंबर 3 पर आ ही जाएगी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में वैज्ञानिकों के एक उच्चतम शिखर पर जाने की राह दिखाई है और उच्चतम शिखर पर पहुँचे हैं, किंतु राजनीति का हमारे देश में थोड़ा अच्छा एटीट्यूड नहीं है। राजनीति में पक्ष और विपक्ष के क्षेत्रों में होड़ लेने की श्रेय लेने की होड़ चल रही है। देश के सभी प्रधानमंत्रियों ने अपने अपने समय पर आवश्यकता अनुसार देश की वैज्ञानिक संस्थाएं, अन्य इंस्टीट्यूशंस, इसरो, भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट और दूसरे बहुत से इंस्टीट्यूट खड़े किए, बनाए हैं, और उनको आगे के सरकारों ने, प्रधानमंत्री ने उन्हें पोषित करा है। देश निरंतर आगे बढ़ रहा है। अंग्रेजों ने काल में तो भारत पीछे हटा इकोनॉमी में, हालांकि उस टाइम भी इरिगेशन, रेलवे और सेना और पोस्ट ऑफिस सिस्टम उन्होंने बनाया, लेकिन अपने लिए बनाया, और भारत को उसका अपरोक्ष रूप से बाद में फायदा हुआ। एकीकरण भारत का हुआ, लेकिन उसको उन्होंने जैसे म्यांमार अलग कर दिया और अफगानिस्तान ये पहले ही वो कर दिया, फिर पाकिस्तान बना दिया, और 600-700 रियासत छोड़ के गए थे, वो भारत ने अपने आप एकीकरण करी। ये तो अंग्रेजों ने तो भारत को बर्बाद ही कहा, पहले उस इकोनॉमी में और फिर राजनीतिक रूप से कर दिया था, लेकिन भारत के राष्ट्रीय लोगों ने उसको उठा, तो भारत में जो राजनीतिक श्रेय लेने की होड़ है इसे कम करके, और इसे महसूस करना चाहिए कि एक मत रहे। हर बात पर हमारे सत्ता पक्ष और विपक्ष को तलवारें लेकर आगे नहीं आना चाहिए। सामूहिक उन्नति और एक बड़ी मंजिल मिलने पर उसे एंजॉय करना चाहिए, पक्ष विपक्ष दोनों के लिए, तभी अच्छा है। और आज की आपकी अपनी और देश हित, राष्ट्र हित की बात में इतना ही है। आशा है आप लोग कमेंट करके मुझे अपनी राय बताएंगे, और YouTube पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और मेरे वीडियो को वायरल करेंगे, लाइक करेंगे। आज आपकी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आर के त्यागी गाजियाबाद।